Hello everyone, welcome back to the channel. So let's continue chapter number 3 from standard 12th in the economic reform since 1991. So the next topic is privatization. प्राइवेटाइजेशन क्या होती है बेटा? प्राइवेटाइजेशन नेम से अंडरस्टूड हो रहा है. प्राइवेटाइजेशन मीन्स कि ऑनरशिप का प्राइवेट सेक्टर के पास होना. दैट मीन्स transferring of ownership from public sector to private sector. Clear? Privatization means where we are giving greater role to the private sector in the nation to build for the building process and reducing the role of the public sector. यानी हम गवर्नमेंट का रोल पूरी तरीके से ख़त्म कर रहे हैं. ये है हमारी प्राइवेटाइजेशन. सो प्राइवेटाइजेशन इम्प्लाइज शेडिंग ऑफ द ऑनरशिप, जहाँ हम कहें ट्रांसफरिंग ऑफ ऑनरशिप. शेडिंग ऑफ ऑनरशिप या ट्रांसफरिंग ऑफ ऑनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज. यानी जो हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनकी जो ऑनरशिप है उसे शेडिंग कर देना, उसे ट्रांसफ़र कर देना, या उसकी मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेज उसे ट्रांसफ़र कर देना. किसके हाथों में? प्राइवेट सेक्टर के हाथों में. इट इज़ नोन एज प्राइवेटाइजेशन. अब जो गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं इसे प्राइवेट सेक्टर में हम कन्वर्ट करते हैं. यानी वो कंपनी जो लंबे टाइम से लॉस की तरफ जा रही थी अब वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ कन्वर्ट हो रही है, उसमें ट्रांसफ़र होने जा रही है या पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन में जा रही है, ख़त्म हो रही है वो पब्लिक सेक्टर से. तो उसे प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट करने के हमारे पास दो तरीके हैं. पहला, या तो गवर्नमेंट अपनी ऑनरशिप को पब्लिक सेक्टर्स की जो मैनेजमेंट है क्लियर वहाँ से खुद अपनी ऑनरशिप को विड्रॉ कर ले. मीन्स बाय विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. दूसरा, बाय सेल, बाय आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स. यानी कि पूरी तरीके से सेल हो जाए हमारा पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के हाथों में. यानी असेट्स को सेल कर दिया जाए या उनके शेयर्स को सेल कर दिया जाए. जब कंपनी कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी लंबे टाइम से लॉसेस को अर्न कर रही होती हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपनी असेट्स को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सेल कर देती हैं. दैट इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट. सो डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स टू द पब्लिक. पब्लिक मीन्स प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, लोगों के हाथ में बेच देना. यानी गवर्नमेंट से कंट्रोल खत्म होकर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाता है. इट इज़ नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट. पर्पज़ क्या है डिसइन्वेस्टमेंट का? To improve financial discipline and facilitate modernization. I repeat, if the question is what is the purpose of disinvestment, क्या purpose है disinvestment करने का? So what is your answer? The purpose of disinvestment was mainly to improve financial discipline and facilitate modernization. ताकि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे. प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगा तो प्रोडक्शन रेस होगी और क्वालिटी की तरफ ध्यान दिया जाएगा, इम्प्रूवमेंट्स आएंगी, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी. ठीक है, तो उससे फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना रहेगा. यानी कि हम फिजिकल डिसिप्लिन हमारा इकोनॉमी का मेंटेन रहेगा. रिसीप्ट्स ज़्यादा आएंगी, एक्सपेंडिचर्स कम होंगे. क्लियर? बीओपी क्राइसिस अराइज नहीं होगी. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट. प्राइवेटाइजेशन की क्या एडवांटेज है या डिसइन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदा मिला? पहली बात, कैपेबिलिटीज़ कुड बी यूटिलाइज्ड इफ़ेक्टिवली. कैपेबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है. प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट की, उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हुई, उनकी कैपेबिलिटी राइज हुई, मोटिवेशनल लेवल राइज हुआ. कि जब दिखता है कि पैसा आ रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो तभी रेडी होगा, रिस्क लेने के लिए तभी रेडी होगा जब कंट्रोल उसके हाथ में आएगा. अगर हर चीज़ का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा, वो रिस्क नहीं उठाएगा. लेकिन जब अब उसे पता चल गया कि प्राइवेटाइजेशन है, कंट्रोल पूरा उसके हाथ में आ चुका है, वो रिस्क भी उठाएगा. तो उसका मोटिवेशन लेवल भी रेस होगा, एफिशिएंसी रेस होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसकी कैपेबिलिटीज़ को पूरे तरीके से वो यूज़ करेगा. उसकी जो स्किल्स हैं इफ़ेक्टिवली वो यूटिलाइज़ की जाएंगी, प्रॉपरली यूज़ की जाएंगी. और हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी रेस होंगी. जो इनफ्लो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, वो रेज़ होना शुरू हो जाएगा। जो बाहर की कंट्रीज हैं, इंटरनेशनल ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनका ट्रस्ट रेज़ होगा। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में पैसा नहीं था, कंट्री लॉस में जा रही थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जब इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है, अपनी जेब से पैसा लगाएगा, प्रोडक्शन रेज़ होगी, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी हमारी कंट्री के अंदर आएंगी। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट रेज़ होना, फंड्स आना शुरू हो जाएंगे। Okay, so that was the advantage of privatization. In short, I am saying again, capabilities arise, it will be raised, and foreign direct investments can be raised effectively. So this is important to note, children, to improve the performance of public sector units. अगर हम चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की एफिशिएंसी इम्प्रूव हो, तो उसके लिए एक स्पेशल स्टेटस ग्रांट किया गया, एक स्पेशल स्टेटस उन्हें दिया गया इकोनॉमी के अंदर, तो जिसकी वजह से उनकी बेटर परफॉर्मेंस निकल के आई। देखो, जब किसी भी पर्सन से हमें काम करवाना हो तो उसे कंट्रोल देना ज़रूरी होता है। तो ये अटेम्प्ट था गवर्नमेंट की तरफ से कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए बाय गिविंग देम ऑटोनॉमी इन मेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस, कि उन्हें राइट दिया गया कि वो डिसीजंस खुद से ले सकते हैं। तो कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ऐसे थे जब उन्हें कुछ स्पेशल स्टेटस मिला इकोनॉमी के अंदर, तो उसमें कुछ हमारे महारत्नास, नवरत्नास एंड मिनी रत्नास हैं, जिन्होंने इस ग्रांट जब उन्हें मिली, स्पेशल स्टेटस जब मिला इकोनॉमी के अंदर, तो द ग्रांटिंग ऑफ स्टेटस रिजल्टेड इन बेटर परफॉर्मेंस ऑफ दीज कंपनीज। इन कंपनीज की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेटर निकल के आई। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के, जब उन्हें स्टेटस अच्छा मिला तो एक अच्छे स्टेटस के साथ काम कर रही थी इकोनॉमी के अंदर। कौन कौन सी थी वो? कुछ महारत्नास थी, नवरत्नास थे, कुछ मिनी रत्नास भी थे, मतलब बहुत बड़ी कंपनीज भी थी जो मिडिल में भी आ रही थी, कुछ नवरत्नास थे जो बहुत अच्छी प्रोडक्शन दे रही थी, इकोनॉमी को फ़ायदा दे रही थी, कंट्री को फ़ायदा हो रहा था, कुछ मिनी रत्नास भी थे हमारी इकोनॉमी के अंदर। सो लेट वी स्टार्ट विद एग्जांपल्स ऑफ महारत्नास। इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, these were the following examples of Maharatnas, children. Indian Oil Corporation Limited, Steel Authority of India Limited. Next are Navratnas. Hindustan Aeronautics Limited, Hindustan Aeronautics Limited, Mahanagar Telephone Nigam Limited. Some mini Ratnas also: Bharat Sanchar Nigam Limited, Airport Authority of India, Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited. So these were the examples of these three. So this is the complete topic, children, privatization. Next, let's move to the globalization. Globalization क्या है? Globalization means integration of the economy of the country. हमारी इकोनॉमी यानी इंडिया, हमारी कंट्री के इकोनॉमी को दूसरी कंट्रीज़ के साथ जोड़ना, अदर कंट्रीज़ की इकोनॉमी के साथ जोड़ना, यानी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ना, इट रेफर्स टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का आउटकम है। ठीक है, सबसे पहले लिबरलाइजेशन आई, फिर प्राइवेटाइजेशन फॉलो की गई, देन ग्लोबलाइजेशन आई हमारे सामने। ग्लोबलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। कैसे? इट इज़ एन आउटकम ऑफ द सेट ऑफ वेरियस पॉलिसीज, जिनका एम था वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करना, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरडिपेंडेंसी की तरफ और इंटीग्रेशन की तरफ। सी, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ न्यू पॉलिसी फॉर ग्रेटर इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन। सेकेंड वन इज़ फॉर क्रिएटिंग नेटवर्क्स, नेटवर्क्स क्रिएट करने के लिए। चिल्ड्रन, इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ नेटवर्क्स एंड एक्टिविटीज़ ट्रांसेंडिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड जोग्राफिकल बाउंड्रीज। फॉर क्रिएटिंग बॉर्डरलेस वर्ल्ड, बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनाना, हमारी इंडिया को बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनाना मीन्स कि हमारी इंडिया से प्रोडक्टिविटी अदर कंट्रीज़ में भी जाए, इकोनॉमिकली, सोशली एंड जोग्राफिकली, एज इन सेकेंड पॉइंट आई सेड. So the aim of globalization is to turn the world, into one whole, or creating a borderless world, कि जहाँ मर्जी हम अपनी प्रोडक्टिविटी को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं. दैट इज़ द मोटिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन. टैरिफ ड्यूटीज़ को ख़त्म किया गया, बैरियर्स ख़त्म हो गए, तो मोटिव क्या था ग्लोबलाइजेशन का? ट्रेड जनरेट करना, कि जितना ज़्यादा जनरेट होगा उतनी ही ज़्यादा फॉरेक्स एक्सचेंज हमारी कंट्री में आएंगे, तो हमारी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी. The main motive was to generate trade with the other foreign countries with the motive of growth and development of our economy. Now, what are the positive effects of globalization, negative effects of globalization? Globalization का positive effect ये रहा था बेटा, greater access to global markets. हमारी access globalization की वजह से access raise हो गई थी markets की. हमारी productivity local market से national market, even international markets तक जा रही थी.
हायर टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया गया। अब इंडिया के पास इतना पैसा था कि वो खुद से टेक्निक खरीद सकती थी। प्रोडक्टिविटी को रेज करने के लिए नई नई टेक्निक्स को अडॉप्ट किया जा रहा था। इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सामने आई, एमएनसीज डेवलपमेंट हुई क्लियर, जिससे हमारी कंट्री के अंदर बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। कंपटीशन रेज होने से प्रोडक्शन रेज हुई, क्वालिटी प्रोडक्शन रेज हुई, इम्प्रूवमेंट्स आई बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को लेकर के। तो दैट इज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कंट्री को फ़ायदा हुआ, लेकिन हर चीज़ का नुकसान भी साथ में आता है। तो व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन? एक्सपेक्टेशन ऑफ चीप लेबर। हमारे इंडिया का क्या था कि उन्हें ये एक्सपेक्टेशन थी कि लेबर सस्ती मिल जाए, तो वहाँ से एक्सेप्ट करते थे लेबर को जहाँ उन्हें अफोर्डेबल रेट पे, सस्ती चीप लेबर अफोर्ड रेट पे मतलब कि अवेलेबल हो जाए। अब ये सस्ती लेबर अगर अफोर्ड आप कर रहे हो, सस्ती लेबर ही आपको चाहिए, तो इट मीन्स आप सिर्फ पुअर पर्सनस को काम देना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि उन लोगों से सस्ते दामों पे काम करवा लिया जाए। अगर पढ़ा लिखा इंसान है उन्हें हम काम नहीं देंगे तो वो भी हमारी कंट्री के लिए एक लॉस है। तो इसका फ़ायदा अगर देखें तो गवर्नमेंट मतलब हमारी जो एमएनसीज थी वो किसे देना चाह रही थी? सस्ती, जहाँ चीप लेबर अवेलेबल हो, सिर्फ उन्हें फ़ायदा देना चाह रही थी। सो वाइडेंड डिस्पैरिटीज़, इसमें डिस्पैरिटीज़ बढ़ी, मतलब गैप रेज हुआ किन लोगों में, हमारे नेशंस में भी और लोगों के बीच में भी। इट वाइडेंड डिस्पैरिटीज़ अमंग नेशंस एंड पीपल बोथ। थर्ड इज़ बेनिफिटेड ओनली हाई इनकम अर्नर। जो हमारे हाई इनकम अर्नर्स थे सिर्फ उन्हें इसका बेनिफिट मिल रहा था, क्योंकि बड़ी बड़ी जो एमएनसीज़ के अंदर आई उन्होंने जो भी प्रोडक्शन की वो बहुत कॉस्टली प्रोडक्शन कर रहे थे, और इसका फ़ायदा सिर्फ रिच सेक्शन उठा सकता था, पुअर सेक्शन फ़ायदा नहीं उठा सकता था। काम करने के लिए उन्हें सस्ती लेबर चाहिए, लेकिन बेचने के लिए उन्हें रिच सेक्शन चाहिए जिससे वो ह्यूज प्रॉफिट अर्न कर सके। तो इससे बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ रेज हुई रिच और पुअर सेक्शन के बीच में, लोगों के बीच में, सोसाइटी के बीच में, हमारे नेशंस के बीच में। तो दीज आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। द नेक्स्ट, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस चिल्ड्रन। आउटसोर्सिंग होती क्या है? इसमें क्या करते हैं कि कंपनी रेगुलर बेसिस पे सर्विसेज को हायर करती है, ठीक है। रेगुलर सर्विसेज को हायर किया जाता है एक्सटर्नल सोर्सेज से। कहाँ से? एक्सटर्नल सोर्सेज से। किस तरह की सर्विसेज? लाइक लीगल एडवाइस, कंप्यूटर सर्विस, एडवर्टीजमेंट, सिक्योरिटी, इस तरह की सर्विसेज को लिया जाता है। वो सर्विसेज जो पहले इंटरनली यूज़ की जा रही थी, अपनी कंट्री के अंदर से ली जा रही थी, अब उन्हीं सर्विसेज को दूसरी कंट्री से ख़रीदा जाता है। क्यों ख़रीदा जाता है? क्योंकि जब इसे अदर कंट्री से ख़रीदा जाता है तो ये सर्विसेज हमें सस्ती मिलती हैं। ऑब्वियसली अगर हम अपनी कंट्री से नहीं यूज़ कर रहे, कहीं और से ले रहे हैं, तो हमें अफोर्डेबल रेट से मिल रही है, तभी हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि सर्विसेज को अदर कंट्री से, अदर एरिया से लिया जाता है, जहाँ उन्हें चीप रेट्स पे, चीपर कॉस्ट में मिल जाती हैं और बहुत स्किल्ड फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है, एक्यूरेट होती हैं, स्किल्ड सर्विसेज अवेलेबल हो जाती हैं, वहाँ से ये सर्विसेज अवेल की जाती हैं। सो अंडर इट प्रोवाइड सर्विसेज लाइक वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेस, एग्जाम्पल कॉल सेंटर्स, और यू कैन से BPOs. BPOs मीन्स बिजनेस प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशंस, accountancy, banking, record keeping, music recording, film editing, clinical advices, or even teaching also. In सब sectors में, इन सब areas में outsourcing helping much to the MNC especially. So it avails their services at cheaper rates with reasonable degree of skills and accuracy. अभी मैंने आपको बताया MNCs टेक द सर्विसेज। इनका फ़ायदा कौन उठाता है? MNCs उठाती हैं, क्योंकि इसमें लो वेज रेट पे मिल जाती है लेबर और स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल हो जाती है इंडिया के अंदर। सो इट इज़ अ डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल आउटसोर्सिंग इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। सो डिजिटलाइजेशन एंड ट्रांसमिशन of these services become possible due to the modern telecommunication links, which includes internet, text, voice and visual data. ये डिजिटलाइजेशन या ट्रांसमिशन जो हो रहा है सर्विसेज का, ये किस वजह से पॉसिबल हुआ? जो हमें मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स पर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटरनेट फैसिलिटी। इंटरनेट की वजह से ये सब चीज़ें हमारे लिए ईजी हुई। हम घर बैठ के फार अवे पीपल के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, ईमेल सिस्टम के थ्रू, फैक्स सिस्टम के थ्रू, बहुत से सिस्टम हमें अवेलेबल हो गया। दैट इज़ टोटली आर मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन विच इम्प्रूव्ड आर इकोनॉमी।
The next one is WTO. Now the next outcome is WTO, World Trade Organization. इसके बारे में आपने अपनी जूनियर क्लास में यानी 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है बेटा. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का फाउंड कब हुआ था? व्हेन इट वाज फाउंडेड इन 1995. क्वेश्चन फॉर 1 मार्क सेपरेटली कैन बी आस्क्ड. WTO was founded in 1995 as the successor of GATT. Now what is the full form of GATT? पहले GATT था इकोनॉमी में, GATT की जगह रिप्लेस करके उसे WTO से रिप्लेस किया गया. So WTO is the successor of GATT. The full form of GATT is General Agreement on Trade and Tariff. I repeat, General Agreement on Trade and Tariff. अब GATT एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1948 में. सिर्फ 23 मेंबर कंट्रीज थी उस समय पे 1948 में. लेकिन जब 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया गया तब इस धीरे धीरे इसकी मेंबर कंट्रीज बढ़ती चली गई और अब इसके अंदर 165 मेंबर कंट्रीज हैं WTO के अंदर, इंडिया को इंक्लूड करके. सो हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन द WTO? 165 कंट्रीज. नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ WTO? क्या पर्पस था WTO का, या मैं कहूँ क्या ऑब्जेक्टिव था WTO इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को प्लॉट करने का, इसे बनाने के पीछे, इसे ऑर्गेनाइज करने, इसे इंट्रोड्यूस करने के पीछे क्या पर्पस ऑब्जेक्टिव रहा? टू एनलार्ज प्रोडक्टिविटी एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज. ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रेज हो, ट्रेडिंग रेज हो अदर कंट्रीज़ के साथ हमारी कंट्री की. टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, हमारे वर्ल्ड के रिसोर्स का सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो. एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट को सेफ रखा जा सके. नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ WTO? WTO का रोल क्या रहा? WTO का जो रोल था वो रूल बेस्ड था. इसने क्या रोल था? सबसे पहले इंपॉर्टेंट, रूल बेस्ड ट्रेडिंग रेजिमे. मीन्स WTO ने अपने रूल्स एस्टेब्लिश किए जिसे सभी नेशंस को फॉलो करना था. बाय हुक और बाय क्रुक WTO ने रूल्स बनाए कि सभी नेशन, जितने भी नेशन हैं उनके द्वारा बनाए गए यानी इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो अप करेगा. कि सभी कंट्रीज आपस में ट्रेड करेंगी. टैरिफ ड्यूटीज़ जो नॉन टैक्स और टैक्स बैरियर्स थे, यानी कि टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स, उन्हें पूरी तरह से रिमूव किया गया. देवर नो कोटा रिस्ट्रिक्शन, नो टैरिफ रेट्स, नो टैक्स रेट्स एंड ऑल. सब चीज़ को ख़त्म किया गया ताकि नेशंस का डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड इंक्रीज हो. दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट मोटिव. तो सभी टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिमूव किया गया. WTO के जो एग्रीमेंट्स थे वो ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज को कवर अप कर रहे थे. मोटिव क्या था? टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, बायलैटरल एंड मल्टीलेटरल. मीन्स एक कंट्री के साथ, एक कंट्री या दूसरी कंट्रीज के साथ और बहुत कंट्रीज के साथ ट्रेड करना बाय रिमूवल ऑफ टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स एंड प्रोवाइडिंग ग्रेटर मार्केट असेस टू ऑल मेंबर कंट्रीज. सभी मेंबर कंट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट की असेसिबिलिटी मिले, अपनी प्रोडक्टिविटी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल कर सके, उसे सप्लाई कर सके, ट्रेडिंग कर सके गुड्स एंड सर्विसेज की. दैट वाज द मेजर रोल ऑफ WTO. क्लियर? नेक्स्ट इज इंडिया एज अ मेंबर ऑफ WTO. इंडिया WTO का एक मेंबर है, ठीक है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ WTO. Important member of WTO. India has been in the forefront of framing fair global rules, regulations, and safeguards and advocating the interest of the developing world. But India has kept its commitments towards liberalization of trade. इंडिया ने अपनी कमिटमेंट्स किसकी तरफ ज़्यादा किए? लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, कि क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म किया जाए इंपोर्ट्स के ऊपर और टैरिफ रेट्स को रिड्यूस किया जाए. लेकिन हमारी कंट्री के कुछ स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इसको एक क्वेश्चनेबल इशू बनाया कि व्हाट वाज द यूजफुलनेस ऑफ इंडिया बीइंग अ मेंबर ऑफ द WTO ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स. इंडिया बिकम्स क्वेश्चनेबल ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स. द फर्स्ट वन इज इंटरनेशनल ट्रेड अकर्स इन डेवलप्ड नेशन. इंटरनेशनल ट्रेड जो अकर कर रहा था वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ डेवलप्ड नेशंस के अंदर अकर कर रहा था, डेवलपिंग नेशंस में नहीं कर रहा था. क्योंकि जो डेवलप्ड नेशन थे स्पेशली USA, ठीक है, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को चीट कर रहा था. मतलब उनको ऐसा फील हो रहा था डेवलप्ड कंट्रीज़ कि उन्हें चीट कर रही हैं. किस तरीके से? स्पेशली USA इज़ अ कंट्री जिसने मतलब WTO के द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो अप नहीं किया. जो कोटा रिस्ट्रिक्शंस थी या जिन्हें रिमूव किया गया था उसे USA फॉलो नहीं कर रहा था. जो कोटा रिस्ट्रिक्शंस थी लाइक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के ऊपर, उससे कुछ फॉलोइंग नहीं की जा रही थी. ओके, लेट मी टेल यू द एग्जांपल प्रॉपरली. जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज थी उन्हें चीट फील हो रहा था कि ऐसे लग रहा था कि दे आर फोर्स टू ओपन देयर मार्केट्स फॉर डेवलप्ड कंट्रीज.
कि उन लोगों ने तो अपनी कंट्री, अपनी मार्केट को डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए ओपन कर दिया, उनकी तरफ से प्रोडक्टिविटी जा रही है, बट आर नॉट अलाउड असेस टू द मार्केट्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़। लेकिन उन्हें डेवलप्ड कंट्रीज़ की मार्केट तक पहुंचना अलाउड नहीं था। यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज से माल खरीद सकती हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ डेवलप्ड कंट्रीज़ में अपना माल नहीं बेच सकती। क्यों? क्योंकि हाई टैरिफ बैरियर्स लगाए गए हैं उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, all quota restrictions on exports of textiles and clothing have been removed in India, clear, as the rules given by the WTO. But USA has not removed their quota restriction on import of textiles from India and China. It means USA was not following the rules made by WTO. So that's why these developing countries that they feel that they are going to be cheated by them. Clear? So this is the topic, children, WTO. Here with this topic, globalization is completed. We will continue this chapter in the next lecture. Maintain your notes, revise again this lecture. If there is any query, you can ask personally in the comment box. Take care, children. Stay healthy, stay safe. Thank you. Have a nice day ahead.